नमस्कार, मैं ब्रिजभान मौर्य अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर केमिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने हाई स्कूल के अध्याय फर्स्ट में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर कुछ डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ टॉपिक्स बच गई थी, जिसका इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग जानते हैं कि अभिक्रिया होने के अगर ऊष्मा के आधार पर हम अभिक्रिया को विभाजित करें तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होंगी। पहला होगा ऊष्माक्षेपी और दूसरा होगा ऊष्माशोषी। तो हम लिख लेते हैं दोनों अभिक्रियाओं को। पहली क्या होगी? ऊष्माक्षेपी या कल आपको लेके आएंगे उधर से, ठीक है, छोड़ के भी आएंगे। ऊष्माक्षेपी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा है ऊष्माशोषी। ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप लोग देखिए, इसके नाम से ही देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का मतलब होता है हीट, ऊष्मा, और क्षेपी का मतलब होता है क्षेपण, निकलना। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा निकले उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे जब हम मीथेन को जलाते हैं उदाहरण में, तो क्या होगा? ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनेगा? जल बनेगा, और क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए, मीथेन को जलाने पर, जब हम मीथेन को जलाते हैं मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? जल, और ऊष्मा निकलती है। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही, तो यह क्या होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऐसे एक एग्जाम्पल और है, जब हम खाना खाते हैं तो जो पचता है हमारा खाना, वो भी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जैसे C6H12O6। अब सोचेंगे ये ग्लूकोज कहाँ गया खाने में? तो खाना सबसे पहले एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। फिर हम जो सांस लेते हैं, उस सांस में लेते हैं तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज का दहन होता है, और फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? पानी बनता है, और क्या बनता है? ऊर्जा निकलती है ना? ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। इसी ऊर्जा के द्वारा हम अपनी दैनिक क्रियाकलाप को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इस अभिक्रिया में, तो ये क्या होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी, इसके भी शब्द से ही पता चल रहा होगा, ऊष्मा का शोषण हो, मतलब जहां ऊष्मा आपको बाहर से देना पड़े। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया को अगर परिभाषित करना हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें बाहर से ऊष्मा देना पड़े, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो वैसी अभिक्रिया का उदाहरण, जैसे जब हम लेड नाइट्रेट का वियोजन कराते हैं, ये देख लीजिए, ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखा हुआ है। आप लोग फार्मूला भी ध्यान से देखते रहिए और याद करते रहिए, क्योंकि
फार्मूला ही सब कुछ है केमिस्ट्री में। तो लेड नाइट्रेट है, इसको हम गर्म किए मतलब उष्मा दे रहे हैं, फिर ये किस में टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड में टूट जाएगा, है ना। ये लेड ऑक्साइड है और किस में टूट जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम इस सब्सटेंस को, इस पदार्थ को उष्मा दे रहे हैं तब ये अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी या इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अब इसको मिटा देते हैं और अगली टॉपिक देखते हैं, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव विस्थापन अभिक्रिया। इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कुछ कुछ कि ये देखिए, द्विव का मतलब होता है दो और विस्थापन का मतलब ही होता है विस्थापित करना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान हो, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान हो, वैसे उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण देख लीजिए, जब हम लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको जब हम आपस में मिलाते हैं तो जो सोडियम सल्फेट होता है वो किस में टूट जाएगा, Na प्लस में और SO4 माइनस में, और यहाँ पर ये किस में टूट जाएगा, Ba2 प्लस में और 2Cl माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये एक आयन है और यहाँ पर एक आयन है, ये Cl, तो ये वाला आयन यहाँ और ये वाला आयन यहाँ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दो आयन का विस्थापन हो रहा है, एक आयन यहाँ जा रहा है और यहाँ वाला आयन इसके पास आ रहा है, तो यहाँ पर दो आयनों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। बनेगा क्या, ये BaSO4 के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और क्या बनाएगा, NaCl के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड नमक बना लेगा, है ना। अब यहाँ पर ये अवक्षेप के रूप में आ जाएगा विलयन में। तो ये सोडियम सल्फेट है, नाम ध्यान दिया कीजिए। और ये बेरियम क्लोराइड है, और ये सोडियम क्लोराइड है। ये द्विव विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अगली टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता हो, जैसे अभिक्रिया होती है तो अभिकारक और अभिकर्मक को हम मिलाते हैं, उत्पाद बनता है, तो उत्पाद में अवक्षेप का निर्माण हो। अवक्षेप आप लोग जानते होंगे, जब कहीं घर में दही बनता है तो दही में ऊपर वाला पदार्थ जो ठोस वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप का निर्माण हो तो हम उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ इसी अभिक्रिया में देख लीजिए, अदर एग्जाम्पल न देख करके, यहाँ पर जब हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं आपस में, अभिक्रिया होती है तो उत्पाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट होता है ये अवक्षेप के रूप में आता है विलयन में, और इस अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी समझ में आ गया होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो तो उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगली टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िए, जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हमेशा साथ ही रहेगा। ऑक्सीकरण सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में ये ऑक्सीडेशन,
यहां पर इस शब्द पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और करण का मतलब यहां समझ लीजिए जुड़ना, मतलब सब कुछ ऑक्सीजन कर देना, ऑक्सीजन जुड़ना। तो ऑक्सीकरण वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता है, जहाँ ऑक्सीजन जुड़ता हो या फिर हाइड्रोजन निकलता हो, वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीकरण कहाँ होगा? या तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन बाहर निकले, तो वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। अब ऑक्सीकरण होगा किसका? जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा या जिससे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उसी का ऑक्सीकरण होगा। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे C+O2। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2। यहां पर C का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों ऑक्सीकरण होगा C का? क्योंकि यहां पर C से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऐसे और एग्जाम्पल देख लीजिए ऑक्सीकरण का, जैसे मेथेन को जब हम जलाते हैं या मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं, तब क्या होता है? बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है? H2O। ठीक है, और ऊर्जा निकलती है। यहां पर देखिए कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम ऐसे देख सकते हैं, ऑक्सीकरण कब होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों साथ में हो। अगर दोनों में से कोई एक हो रहा है, अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तब भी उसका ऑक्सीकरण होगा। अगर केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब भी उसका ऑक्सीकरण होगा। अभी आप यही पढ़ रहे हैं, आगे आप पढ़ेंगे कि जब ऑक्सीजन के समान कोई ऋण चार्ज धारण करने वाला जुड़ेगा, तब भी ऑक्सीकरण होगा, और हाइड्रोजन के समान कोई धन चार्ज ग्रहण करने वाला अगर छोड़ रहा उस तत्व को, तब भी वहां ऑक्सीकरण होगा। आगे आप पढ़ लीजिए अपचयन। और हाँ, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। कहीं कहीं लिखा होता है किताब में ऑक्सीकरण के जगह पर उपचयन। आगे आपको पढ़ना है अपचयन या रिडक्शन। अब देखिए ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था और हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था। अपचयन में सेम, इसका जस्ट उल्टा होगा। यहां पर अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा किसी तत्व से, तब भी उसका अपचयन होगा। अगर हाइड्रोजन उससे जुड़ रहा है तब भी उसका क्या होगा? अपचयन होगा। जैसे देखिए, जब हम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को अलग करते हैं, तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन से इसका अपचयन करवा देते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन O को ले लेता है और पानी का एक अणु निकल जाता है और कॉपर ऑक्साइड से अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पर H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। जब कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पर अपचयन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है ना। तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या होगा? अपचयन होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपचयन कब होगा? जब ऑक्सीजन निकलेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा, और या फिर कोई ऑक्सीजन के समान ऋण विद्युती वाला तत्व निकलेगा और हाइड्रोजन के समान कोई धन विद्युती वाला तत्व जुड़ेगा। अगला टॉपिक है आपका रिडॉक्स अभिक्रिया। तो रिडॉक्स अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो, है ना, एक साथ हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जहां पर अपचयन और ऑक्सीकरण क्या हो? एक साथ हो। एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो और ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण भी हो तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ना लेकर के इसी एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, Cu से अलग हो रहा है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब Cu से ऑक्सीजन अलग होगा तो Cu का क्या होगा? अपचयन होगा, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, है ना। जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किससे निकल रहा है, किससे जुड़ रहा है? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और Cu से अलग हो रहा तो Cu का क्या होगा? अपचयन होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई पूछ सकता है कि ऑक्सीकरण या अपचयन किसका हो रहा है, तो आप बताएंगे कि जिससे निकल रहा होगा, जिस पदार्थ से या जिस एलिमेंट से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन निकल रहा है या जुड़ रहा है, उसी का ऑक्सीकरण या अपचयन होगा, पूरे रिएक्शन का नहीं होगा। अगला टॉपिक है आपका संक्षारण एवं इससे बचाव। संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण क्या होता है? जब हम कोई अभिक्रियाशील धातु किसी खुली जगह पर या ऑक्सीजन के आधिक्य में या फिर किसी अम्ल की उपस्थिति में रख देते हैं तो उस पदार्थ के ऊपरी सतह पर एक प्रकार की अभिक्रिया होती है और वह पदार्थ क्षरित होने लगता है, मतलब खराब होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एक वाक्य में कह सकते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को आर्द्रता या वायु के आधिक्य में रखते हैं तो वह पदार्थ खराब होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से कोई भी वस्तु खराब हो सकती है और संक्षारण के कई उदाहरण हैं। जैसे लोहे को हम आर्द्रता या नमी में रख देते हैं तो लोहे पर जंग लगने लगती है उसके ऊपरी सतह पर। अगर चांदी को कहीं रख दिया जाए किसी अम्ल की उपस्थिति में या वैसे काफ़ी देर के लिए तो चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है। अगर तांबे को कुछ दिन के लिए कहीं एक ही जगह पर रख दिया जाए और उसके ऊपरी सतह को साफ ना किया जाए तो तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। ये संक्षारण के उदाहरण हैं। तो संक्षारण किसी भी पदार्थ को, संक्षारण कब होता है ये भी समझ लीजिए। संक्षारण एक प्रकार की अभिक्रिया है। जब आर्द्रता में रखा जाता है तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है और संक्षारित होने लगता है। इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं? देखिए, उसके जब हम रखते हैं तो पदार्थ के ऊपरी सतह ही खराब होती है। इसका मतलब जो ऊपरी सतह को अगर हम बचा लें तो हम संक्षारण से बच सकते हैं। तो अगर हम किसी पदार्थ के ऊपर पेंट कर दें तो हम संक्षारण से बच सकते हैं। इसका मतलब पहली विधि क्या है? पेंट करके, है ना। किसी पदार्थ को अगर हम पेंट कर दें तो संक्षारण से बचेंगे। दूसरा क्या है? ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस या हम तेल लगा दें किसी पदार्थ पर तब भी संक्षारण नहीं होगा। आगे क्या है? हम गैल्वेनीकरण के द्वारा संक्षारण को बचा सकते हैं या संक्षारण को रोक सकते हैं, ठीक है। और एक है एनोडीकरण, जिसको हम एनोडीकरण होता है, हम एल्युमिनियम को बचाते हैं। खैर वो आप आगे पढ़ेंगे धातु अधातु में। लेकिन ये तीन विधि आप याद रखिए, पेंट करके, ग्रीस या तेल लगाकर या गैल्वेनीकरण के द्वारा हम संक्षारण से बच सकते हैं। अगला विधि है, अगला टॉपिक है आपका विकृत गंधिका। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता फॉल स्मेल, ठीक है। देखिए, इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा, क्या चल रहा? विकृत का मतलब होता है खराब होना, पूरी तरह खराब होना नहीं, लेकिन विकृत का मतलब होता है अगर कोई वस्तु है आपके पास या कोई खाद्य पदार्थ है
कुछ खराब हो जाना। तो विकृत का मतलब है खराब हो जाना, और पीछे क्या है, गंधिता, इसका मतलब गंध खराब हो जाना। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, उसका गंध खराब हो गया तो हम उसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। तो विकृत गंधिता क्या है, जब हम कोई वसीय खाद्य पदार्थ, मतलब जो तेल में बनाया गया हो, उसको हम किसी खुली जगह पर रख देते हैं या कहीं भी रख देते हैं जहां वायु उपस्थित हो, तो कुछ समय बाद उसके स्वाद में एक प्रकार की गंध आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। एक सीधी वाक्य में कह सकते हैं कि यदि किसी वसीय खाद्य पदार्थ को हम खुली जगह में रख दें तो कुछ समय बाद उसका गंध खराब हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे विकृत गंधिता क्या होती है, खराब हो जाना, गंध। इससे बचने के उपाय क्या हैं? तो जैसे संक्षारण से बचने के उपाय हैं कि संक्षारण कब होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है आर्द्रता या नमी की उपस्थिति में, तो हम उसी को खत्म कर देते हैं कि संक्षारण ना हो, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर या पेंट करके, कुछ भी करके। वैसे विकृत गंधिता जो होती है, गंध खराब होती है, वो भी ऑक्सीकरण के कारण होती है। जब हम वसीय पदार्थ को रखते हैं तो वसीय पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए उसका गंध खराब होता है। तो अगर विकृत गंधिता से बचना है तो हम क्या करें, वहां पर ऑक्सीजन जाने ही ना दें। तो क्या कर सकते हैं विकृत गंधिता से बचने के लिए? पहला कि हम उस सामान में कोई प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला दें जिससे वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया रुक जाए, ऑक्सीजन जुड़े ही ना उस खाद्य पदार्थ से, है ना। तो पहली विधि है आपकी प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। अगर प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला देंगे तो भोज्य पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा और फिर उसका गंध खराब नहीं होगा। दूसरी विधि है, आप इससे बच सकते हैं कि इसको ऐसे पात्र में बंद करें, ऐसे पैकेट में बंद करें जहां पर ऑक्सीजन का प्रवेश ही ना हो, है ना। तो बंद पैकेट में अगर आप रख देते हैं जहां ऑक्सीजन प्रवेश ना हो, तब भी विकृत गंधिता की प्रक्रिया नहीं होगी। अगला है कि अगर आप वहां पर ऑक्सीजन गैस हटा करके उस पात्र से उसमें नाइट्रोजन गैस भर दें, तब भी आपका ये विकृत गंधिता नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण प्रक्रिया रुक जाएगी। तो अगला विधि क्या होगा, नाइट्रोजन गैस भरकर क्या करेंगे, विकृत गंधिता की प्रक्रिया रोक सकते हैं। और या फिर आप उस भोज्य पदार्थ को, जो आपके पास वसीय भोज्य पदार्थ है, उसका टेम्परेचर आप कम कर दें, मतलब शीतलन के द्वारा। अगली जो विधि होगी वो क्या होगी, शीतलन के द्वारा। उसको आप फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रख देंगे तो आपका भोज्य पदार्थ, जो पूड़ी वगैरह है, तैलीय पदार्थ, वो खराब नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए विकृत गंधिका, जैसे आप कुरकुरे लेते होंगे तो कुरकुरे के जो पैकेट होती है उसमें थोड़ा सा ही रहता है कुरकुरे या टेढ़े मेढ़े, लेकिन उसमें गैस पूरा भरा रहता है। एक्चुअली वो इसीलिए गैस भरी रहती है कि उसका ऑक्सीकरण ना हो और काफ़ी समय तक रखा जा सके, खराब ना हो। उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है पैकेट में, और क्या नाम है, विकृत गंधिता की प्रक्रिया रोक दी जाती है। ऐसे अचार या मुरब्बा होता है, वो तेल में ही रखा जाता है। उसको आप उसका ढक्कन खोल दीजिए, कुछ समय बाद उस पर फंफूद जैसा कुछ लग जाएगा और उसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो उससे भी बचने के लिए हम यही करते हैं कि उसका जो ढक्कन होता है हमेशा बंद किए रहते हैं। और गांव में तो सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमक मिला दिया जाए, तभी नहीं खराब होता है। तो इस वीडियो में ये टॉपिक्स ख़त्म हुई। ये आपका जो प्रथम अध्याय है इस वीडियो में समाप्त हुआ। अगला जो वीडियो होगा इस चैप्टर से वो आपके एक्सरसाइज का होगा। और रही बात इसके नोट्स का, आप लोग परेशान होंगे कि कैसे इसको लिखा जाए, समझ तो लिए होंगे।
और तो लिखने के लिए हम आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे हम परिभाषा को बोलते हैं तो आप वहीं वीडियो पॉज कर दीजिए और इस परिभाषा को लिख लीजिए, फिर वीडियो चलाइए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।